नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम जीवन बीमा पॉलिसी के उन नियमों और शर्तों की तह तक जा रहे हैं जो आप जानते हैं अक्सर पॉलिसी दस्तावेज के छोटे अक्षरों में छिपी होती हैं, लेकिन पॉलिसी धारक के लिए बहुत जरूरी होती हैं। बिल्कुल। ये वो शर्तें हैं जो पॉलिसी खरीदने के बाद खासकर मुश्किल समय में उसके चलने के तरीके को तय करती हैं। हमारे पास इससे जुड़े कुछ दस्तावेज हैं और आज हम कोशिश करेंगे इन पहलुओं को आसान भाषा में समझने की, जैसे कि अगर प्रीमियम भरने में चूक हो जाए तो क्या होता है, क्या पॉलिसी हमेशा लैप्स हो जाती है, और अगर पैसों की जरूरत हो तो क्या पॉलिसी से कुछ मदद मिल सकती है, और सबसे जरूरी बात, पॉलिसी का पैसा आखिर किसे और कैसे मिलेगा। हाँ, ये बहुत अहम सवाल हैं। ये ऐसी बातें हैं जिन पर शायद हम पॉलिसी लेते समय उतना ध्यान नहीं देते हैं ना। सही कहा, अक्सर लोग बाद में इन चीजों को देखते हैं। लेकिन पॉलिसी की लंबी अवधि में इनका महत्व पता चलता है। तो चलिए इन शर्तों और विशेषाधिकारों को खोलकर देखते हैं। शुरुआत करते हैं उस सिचुएशन से जब कोई प्रीमियम की डेट मिस कर जाए। यहीं पर ग्रेस पीरियड या अनुग्रह अवधि की बात आती है। ये क्या है असल में? हाँ, देखिए, ये पॉलिसी धारक के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सेफ्टी नेट है। जी। ग्रेस पीरियड मतलब प्रीमियम भरने की जो ड्यू डेट है वो निकल जाने के बाद भी एक एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। अच्छा, एक एक्स्ट्रा टाइम। हाँ, बीमा कॉन्ट्रैक्ट में ये एक तरह की राहत है। आमतौर पर ये 1 महीना या फिर 31 दिन का होता है। इसका मेन मकसद यही है कि अगर कोई अनजाने में या किसी छोटी मोटी वजह से टाइम पर प्रीमियम नहीं भर पाया, हाँ। तो उसकी पॉलिसी फौरन कैंसिल ना हो जाए। हाँ। उसे पेमेंट पूरा करने का एक और चांस मिलता है। तो ये एक तरह की मोहलत है ताकि पॉलिसी बंद ना हो। बिल्कुल। लेकिन मान लीजिए किसी पॉलिसी धारक की डेथ इसी ग्रेस पीरियड में हो जाती है और प्रीमियम बकाया था, तब क्या होगा? देखिए, ऐसी दुखद सिचुएशन में भी पॉलिसी पूरी तरह से वैलिड मानी जाती है और लागू रहती है। अच्छा। हाँ, बीमा कंपनी डेथ बेनिफिट देने के लिए लायबल है। बस ये है कि क्योंकि उस पीरियड का प्रीमियम चुकाया नहीं गया था, तो बीमा कंपनी क्लेम के अमाउंट से वो बकाया प्रीमियम और अगर कोई इंटरेस्ट बनता है तो वो काटकर पेमेंट करेगी। ये जानना जरूरी है क्योंकि ये दिखाता है कि ग्रेस पीरियड में भी आपका बीमा कवर बना रहता है। लेकिन हाँ, अगर ग्रेस पीरियड भी खत्म हो गया और प्रीमियम फिर भी नहीं भरा गया, तब पॉलिसी व्यवगत यानी कि लैप्स हो जाती है और फिर बीमा कंपनी क्लेम देने के लिए बाध्य नहीं होती। अच्छा, तो ग्रेस पीरियड खत्म होने पर पॉलिसी लैप्स हो जाती है। ये शब्द सुनने में थोड़ा चिंता वाला लगता है। हाँ, लगता तो है। अगर पॉलिसी लैप्स हो गई तो क्या पॉलिसी धारक ने जो भी प्रीमियम भरे थे वो सब बेकार हो गए? क्या उसे दोबारा शुरू करने का कोई तरीका है? शायद यही पुनर्स्थापन या पुनर्जीवन मतलब रीइंस्टेटमेंट रिवाइवल काम आता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। लैप्स का मतलब है पॉलिसी का टेम्परेरी तौर पर बंद हो जाना। लेकिन यह जरूरी नहीं कि सब खत्म हो गया। पुनर्स्थापन या रिवाइवल वो प्रोसेस है जिसके जरिए एक लैप्स पॉलिसी को फिर से चालू किया जा सकता है, एक्टिवेट किया जा सकता है। अच्छा। लेकिन यहाँ एक बात है, ये पॉलिसी धारक का कोई अनलिमिटेड राइट नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि जब चाहा रिवाइव करा लिया। बीमा कंपनी कुछ शर्तें पूरी होने पर ही पॉलिसी को दोबारा जिंदा करती है। और वो शर्तें क्या होती हैं? क्या ये प्रोसेस आसान होता है? शर्तें थोड़ी स्ट्रिक्ट हो सकती हैं क्योंकि बीमा कंपनी दोबारा से रिस्क को देखती है। जो मेन शर्तें हैं, पहली, पॉलिसी धारक की हेल्थ या उसके काम धंधे में कोई ऐसा बड़ा नेगेटिव बदलाव ना आया हो जिससे बीमा कंपनी का रिस्क बढ़ गया हो। रिस्क बढ़ना नहीं चाहिए। बिल्कुल। दूसरी, जितने भी प्रीमियम बकाया हैं वो सब इंटरेस्ट के साथ चुकाने होंगे। इंटरेस्ट भी? हाँ, इंटरेस्ट इसलिए ताकि पॉलिसी की जो जमा वैल्यू है उसका रिजर्व वो उसी लेवल पर आ जाए जहां वो होती अगर पॉलिसी लैप्स न हुई होती। ठीक है। तीसरी, पॉलिसी धारक को अपनी कंटिन्यूड इंश्योरेबिलिटी का प्रूफ देना होता है, जैसे कोई ताज़ा मेडिकल रिपोर्ट या हेल्थ डिक्लेरेशन। ओके। चौथी, ये रिवाइवल एक फिक्स टाइम लिमिट के अंदर ही हो सकता है। भारत में ये आमतौर पर पहले अनपेड प्रीमियम की तारीख से 5 साल तक होता है। 5 साल तक का टाइम मिलता है? हाँ, और पांचवी, अगर पॉलिसी पर पहले से कोई लोन चल रहा था तो उसे भी चुकाना होता है या सेटल करना होता है। ये शर्तें तो हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि कोई इतनी झंझट करके लैप्स पॉलिसी को रिवाइव क्यों करवाए? क्या नई पॉलिसी लेना ज्यादा आसान नहीं होगा? ये सवाल बहुत लॉजिकल है और इसका जवाब अक्सर पॉलिसी धारक के फायदे में ही होता है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति नई पॉलिसी लेता है तो उसका प्रीमियम उसकी उस वक्त की बढ़ी हुई उम्र के हिसाब से कैलकुलेट होगा। हाँ, उम्र बढ़ गई तो प्रीमियम ज्यादा होगा। बिल्कुल, जो यकीनन ज्यादा होगा। पुरानी पॉलिसी को रिवाइव करने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि प्रीमियम पुरानी यानी कम उम्र वाली रेट पर ही चलता रहता है।
अच्छा, बस बकाया प्रीमियम और ब्याज देना होता है। अगर लंबे समय के लिए देखें तो ये नई पॉलिसी खरीदने से काफी सस्ता पड़ सकता है। तो ये तो एक बड़ा फाइनेंशियल बेनिफिट है। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण फाइनेंशियल पॉइंट है जिसे लोग अक्सर मिस कर जाते हैं। यानी पुरानी दर पर पॉलिसी जारी रखने का मौका मिल जाता है, ये तो वाकई फायदेमंद है। क्या रिवाइवल के भी अलग-अलग तरीके होते हैं, मतलब सिचुएशन के हिसाब से? हाँ, जरूरत और पॉलिसी की कंडीशन के हिसाब से कुछ ऑप्शंस होते हैं। मैं शॉर्ट में बताता हूँ। एक होता है ऑर्डिनरी रिवाइवल। इसमें बस बकाया प्रीमियम इंटरेस्ट के साथ भर दिया, हेल्थ प्रूफ देना पड़ सकता है। ठीक है। दूसरा स्पेशल रिवाइवल। ये अक्सर तब यूज होता है जब पॉलिसी ने सरेंडर वैल्यू नहीं कमाई हो। इसमें हो सकता है पॉलिसी शुरू होने की डेट बदल जाए। तीसरा लोन कम रिवाइवल। ये काफी प्रैक्टिकल है अगर पॉलिसी ने कुछ सरेंडर वैल्यू बना ली है। लोन लेकर रिवाइव करना। हाँ, पॉलिसी पर लोन लेकर उसी पैसे से बकाया प्रीमियम चुका दिया जाता है। अच्छा, ये भी हो सकता है। और चौथा है इंस्टॉलमेंट रिवाइवल। ये उन लोगों के लिए है जो एक साथ सारा बकाया नहीं चुका सकते। इसमें कुछ पैसा तुरंत और बाकी आगे की किश्तों के साथ देने की सुविधा मिल जाती है। वाह, काफी विकल्प मौजूद है रिवाइवल के लिए भी। अब एक और स्थिति पर आते हैं। मान लीजिए किसी ने, जैसा आपने बताया, कम से कम 3 साल प्रीमियम भरा, हाँ, लेकिन उसके बाद वो प्रीमियम भरना बंद कर देता है और पॉलिसी रिवाइव भी नहीं करवाता। क्या तब भी उसके सारे पैसे डूब जाते हैं? यही शायद नॉन फॉर फीचर प्रोविजंस यानी गैर संपहरण प्रावधान काम आते हैं। साल या कुछ पॉलिसियों में शायद कम समय भी हो सकता है। प्रीमियम लगातार भरे गए हैं तो पॉलिसी पूरी तरह से खत्म नहीं होती, भले ही आगे प्रीमियम ना भरे जाएं। अच्छा, हाँ, पॉलिसी फोरफीट नहीं होती, मतलब जब्त नहीं होती। इसके बजाय वो एक पेड अप पॉलिसी बन जाती है। पेड अप पॉलिसी, हाँ, इसका मतलब है कि बीमा कवर जारी तो रहता है, लेकिन बीमा की जो रकम है सम एश्योर्ड वो कम हो जाती है और साथ ही पॉलिसी एक गारंटीड सरेंडर वैल्यू भी कमा लेती है। पेड अप पॉलिसी और ये सरेंडर वैल्यू या अभ्यर्पण मूल्य, इन्हें थोड़ा और समझाएंगे? ये गारंटीड सरेंडर वैल्यू क्या चीज है? जरूर। पेड अप पॉलिसी का मतलब है पॉलिसी अभी भी जिंदा है, लेकिन उसका कवर अमाउंट घट गया है। ये घटा हुआ अमाउंट भरे गए प्रीमियम और टोटल प्रीमियम पीरियड के रेशियो में तय होता है। ठीक है। अब आते हैं सरेंडर वैल्यू पर। ये वो पैसा है जो पॉलिसी धारक को तब मिलता है जब वो पॉलिसी को मैच्योरिटी से पहले बंद करने का फैसला करता है, मतलब सरेंडर करता है। पॉलिसी बीच में ही बंद कर देना। हाँ, ये गारंटीड इसलिए कहलाती है क्योंकि इसका एक मिनिमम अमाउंट पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है। ये अक्सर भरे गए प्रीमियम का एक फिक्स परसेंटेज होता है, शुरू में कम, बाद में बढ़ता जाता है। बीमा कंपनियां अक्सर एक स्पेशल सरेंडर वैल्यू भी देती हैं जो गारंटीड से ज़्यादा हो सकती है। ये कंपनी के इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस वगैरह पर डिपेंड करती है। तो अगर कोई पॉलिसी बंद करना चाहे तो उसे कम से कम गारंटीड वैल्यू तो मिलेगी ही। ठीक है, यानी प्रीमियम भरना बंद करने पर भी कुछ न कुछ वैल्यू बनी रहती है, जब्त नहीं होती। बिल्कुल। अपनी मेहनत से बनाई बीमा पॉलिसी को सरेंडर करके खत्म नहीं करना चाहता। क्या पॉलिसी चालू रखते हुए भी कोई फाइनेंशियल हेल्प मिल सकती है? यहाँ पॉलिसी लोन की भूमिका आती है ना? एकदम सही। पॉलिसी लोन एक बहुत ही यूजफुल फीचर है, खासकर इमरजेंसी के वक्त। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप अपनी पॉलिसी का बीमा कवर चालू रखते हुए उसके बदले में कैश उधार ले सकते हैं, बिना पॉलिसी बंद किए। हाँ, इसकी कुछ खास बातें हैं जो इसे नॉर्मल बैंक लोन से अलग बनाती हैं। पहली बात, लोन का अमाउंट पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू पर डिपेंड करता है। आमतौर पर सरेंडर वैल्यू के 80 से 90% तक लोन मिल सकता है। ओके। दूसरी, लोन लेने के लिए पॉलिसी को बीमा कंपनी के पास गिरवी रखने जैसा होता है, जिसे हम टेक्निकली असाइन करना कहते हैं। असाइन करना। हाँ। तीसरी, इसके लिए आपकी क्रेडिट हिस्ट्री या सिबिल स्कोर की जांच नहीं होती। अच्छा, ये तो बड़ी बात है। हाँ, क्योंकि लोन आपकी पॉलिसी की जमा वैल्यू के अगेंस्ट मिल रहा है। चौथी, इस लोन पर इंटरेस्ट लगता है जो आमतौर पर मार्केट रेट के आसपास होता है। अगर इंटरेस्ट नहीं चुकाया जाता तो वो प्रिंसिपल लोन में जुड़ता जाता है, मतलब कंपाउंडिंग होती है। और इसे चुकाने की शर्तें कैसी हैं? क्या बैंक लोन की तरह कोई ईएमआई होती है? यहीं पर बड़ा फर्क है। पॉलिसी लोन चुकाने के लिए कोई फिक्स टाइम लिमिट या लीगल प्रेशर नहीं होता। कोई डेडलाइन नहीं? नहीं, पॉलिसी धारक अपनी सुविधा के हिसाब से इसे चुका सकता है। चाहे तो सिर्फ इंटरेस्ट भरता रहे या प्रिंसिपल और इंटरेस्ट एक साथ चुकाए या किश्तों में। अगर लोन चुकाया ही नहीं जाता तो भी कोई लीगल एक्शन नहीं होता। तो फिर क्या होता है? बस जब पॉलिसी मैच्योर होती है या डेथ क्लेम बनता है तो बीमा कंपनी टोटल दे अमाउंट में से बकाया लोन और उस पर जमा इंटरेस्ट काटकर
बाकी पैसा दे देती है। अच्छा, क्लेम या मैच्योरिटी से एडजस्ट हो जाता है। हाँ, पर एक सिचुएशन थोड़ी रिस्की हो सकती है। वो क्या? अगर लोन और उस पे जुड़ा इंटरेस्ट बढ़ते बढ़ते पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू से भी ज्यादा हो जाए, तब बीमा कंपनी नोटिस देकर पॉलिसी को समाप्त कर सकती है, फोरक्लोज कर सकती है और अपना पैसा वसूल सकती है। ये जानना जरूरी है। एक और सवाल, अगर पॉलिसी में किसी को नॉमिनी बनाया गया है, तो क्या लोन लेने से नॉमिनी के अधिकारों पर कोई असर पड़ता है? हाँ, ये एक बहुत बारीक लेकिन महत्वपूर्ण पॉइंट है। जब लोन के लिए पॉलिसी बीमा कंपनी को असाइन की जाती है, तो इससे पहले से किया गया नॉमिनेशन कैंसिल नहीं होता, वो बना रहता है। अच्छा, नॉमिनेशन रहता है। हाँ, लेकिन नॉमिनी का जो अधिकार है वो बीमा कंपनी के अधिकार के बाद आता है। मतलब अगर पॉलिसी धारक की डेथ हो जाती है और लोन बकाया है, तो पहले बीमा कंपनी अपना बकाया लोन और इंटरेस्ट वसूलेगी। पहले कंपनी का पैसा। हाँ, उसके बाद जो रकम बचेगी वही नॉमिनी को मिलेगी। तो एक तरह से नॉमिनी का अधिकार लिमिटेड हो जाता है। स्पष्ट है। चलिए, अब पॉलिसी के उन प्रोविजंस पर आते हैं जो सीधे सीधे इस बात से जुड़े हैं कि पॉलिसी का पैसा आखिर मिलेगा किसे। सबसे आम तरीका है नामांकन यानी नॉमिनेशन। ये कैसे काम करता है? नॉमिनेशन बीमा एक्ट 1938 की धारा 39 के तहत आता है। ये एक सिंपल प्रोसेस है। पॉलिसी धारक अपनी पॉलिसी में एक या एक से ज्यादा लोगों को नॉमिनेट कर सकता है, मतलब उनका नाम दे सकता है, जिन्हें उसकी मृत्यु के बाद बीमा कंपनी पॉलिसी का पैसा देगी। ये कब किया जा सकता है? इसे पॉलिसी लेते समय या बाद में कभी भी किया जा सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि नॉमिनेशन को पॉलिसी धारक अपनी मर्जी से कभी भी बदल सकता है, बस बीमा कंपनी को बताना होता है। अच्छा, बदला जा सकता है। हाँ, अगर एक से ज्यादा नॉमिनी है तो पैसा उन सभी को बराबर मिलता है, या पॉलिसी धारक जैसा बताए उस रेशियो में, अगर पॉलिसी में अलाउड हो। और अगर नॉमिनी माइनर है, मतलब 18 साल से कम का है, हाँ, तो पॉलिसी धारक को एक अपॉइंटी भी नियुक्त करना होता है। अपॉइंटी। हाँ, ये व्यक्ति नॉमिनी के अडल्ट होने तक उसकी तरफ से पैसा रिसीव करने के लिए ऑथराइज्ड होता है। नॉमिनी के 18 साल का होने पर अपॉइंटी का रोल खत्म हो जाता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि नॉमिनी उस पैसे का कानूनी मालिक बन जाता है, उसे ही सारा पैसा मिलेगा? यहीं पर अक्सर कंफ्यूजन होता है। नहीं। नॉमिनी पैसे का लीगल ओनर नहीं बनता। नॉमिनेशन का मकसद सिर्फ इतना है कि बीमा कंपनी आसानी से और जल्दी से क्लेम का पैसा किसी को दे सके और अपनी लायबिलिटी डिस्चार्ज कर सके। इसे वैलिड डिस्चार्ज कहते हैं। तो नॉमिनी का रोल क्या है फिर? नॉमिनी को पैसा सिर्फ एक रिसीवर या कह लीजिए ट्रस्टी के तौर पर मिलता है। कानूनी तौर पर पैसा पॉलिसी धारक के लीगल हेयर्स का होता है, जैसे कि वसीयत के मुताबिक या उत्तराधिकार कानून के हिसाब से, और नॉमिनी की जिम्मेदारी होती है कि वो पैसा उन लीगल हेयर्स तक पहुंचाए। ओह, ये तो बहुत बड़ा अंतर है। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है, खासकर अगर लीगल हेयर्स और नॉमिनी अलग अलग लोग हों। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात पता चली। तो अगर नॉमिनी सिर्फ रिसीवर है, तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे पॉलिसी के अधिकार ही किसी और को ट्रांसफर कर दिए जाएं? यही शायद समनुदेशन यानी असाइनमेंट का रोल आता है। बिल्कुल, असाइनमेंट जो बीमा एक्ट की धारा 38 के तहत आता है, नॉमिनेशन से बिल्कुल अलग चीज है। असाइनमेंट का मतलब है पॉलिसी से जुड़े सारे राइट्स, टाइटल और इंटरेस्ट, मतलब सारे अधिकार किसी दूसरे व्यक्ति या संस्था को, जिसे असाइनी कहते हैं, पूरी तरह या शर्तों के साथ ट्रांसफर कर देना। मतलब पॉलिसी ही किसी और के नाम कर देना। हाँ, एक तरह से जैसे आप कोई प्रॉपर्टी किसी और के नाम करते हैं। इसके दो मेन टाइप होते हैं। एक है एब्सोल्यूट असाइनमेंट। इसमें पॉलिसी के सारे अधिकार बिना किसी शर्त के असाइनी को मिल जाते हैं। असाइनी अब पॉलिसी का मालिक है, पूरी तरह से मालिक। हाँ, वो चाहे तो पॉलिसी सरेंडर करे, लोन ले या उसे आगे किसी और को असाइन कर दे। ओरिजिनल पॉलिसी धारक का कोई हक नहीं बचता। दूसरा है कंडीशनल असाइनमेंट। इसमें अधिकार ट्रांसफर कुछ शर्तों के साथ होता है, असाइनमेंट ही होता है। तो ये प्रक्रिया कैसे होती है? क्या ये भी नॉमिनेशन की तरह आसान है? थोड़ी फॉर्मल प्रक्रिया है। एक वैलिड असाइनमेंट के लिए कुछ चीजें जरूरी हैं। ये लिखित में होना चाहिए, पॉलिसी धारक यानी असाइनर के साइन होने चाहिए, कम से कम एक गवाह होना चाहिए, किसी न किसी कंसिडरेशन का जिक्र होना चाहिए, जो पैसा भी हो सकता है या प्रेम और स्नेह भी। अच्छा। और सबसे जरूरी, इसकी रिटन नोटिस बीमा कंपनी को देनी होगी और कंपनी इसे अपने रिकॉर्ड में दर्ज करेगी। बिना बीमा कंपनी की जानकारी और रजिस्ट्रेशन के असाइनमेंट वैलिड नहीं होता। अब अगर नॉमिनेशन और असाइनमेंट की तुलना करें तो आप मुख्य अंतर क्या बताएंगे ताकि हमारे श्रोता आसानी से समझ सकें? हाँ, इनको आमने सामने रखकर देखें तो अंतर एकदम साफ हो जाता है। पहला, मकसद। नॉमिनेशन का मकसद सिर्फ पैसा पाने वाले को तय करना है। असाइनमेंट का मकसद मालिकाना हक ट्रांसफर करना है। ठीक है। दूसरा, अधिकार। नॉमिनी सिर्फ पैसा लेता है, मालिक नहीं बनता। असाइनी खासकर एब्सोल्यूट वाले में मालिक बन जाता है। मालिक बन जाता है। तीसरा, बदलाव।
नॉमिनेशन कभी भी बदला जा सकता है। असाइनमेंट को असाइनर बदल नहीं सकता, केवल असाइनी ही उसे वापस असाइनर को रीअसाइन कर सकता है। ये बड़ा अंतर है। चौथा, कर्जदार। पॉलिसी धारक के क्रेडिटर्स नामांकित पॉलिसी से वसूली की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि मालिक पॉलिसी धारकी है। असाइन की गई पॉलिसी पर अगर फ्रॉड से नहीं हुआ है, क्रेडिटर्स का हक नहीं बनता, क्योंकि मालिक असाइनी है। अच्छा। और पांचवां, मृत्यु पर। नॉमिनी की डेथ पर अधिकार पॉलिसी धारक या उसके वारिसों को मिलते हैं। असाइनी की डेथ पर अधिकार शर्तों के अनुसार, कंडीशनल में, या असाइनी के वारिसों को एब्सोल्यूट में मिलते हैं। ये अंतर समझना तो वाकई बेहद जरूरी है। इसका मतलब है कि किसी को पॉलिसी का बेनिफिट देने के लिए नॉमिनेशन करना है या असाइनमेंट, ये फैसला बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि इसके लीगल और फाइनेंशियल नतीजे बहुत अलग-अलग होते हैं। चलिए अब कुछ और प्रैक्टिकल बातों पर आते हैं। अगर किसी की पॉलिसी का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट खो जाए या आग वगैरह में जल जाए, क्या उसका बीमा कवर खत्म माना जाएगा? क्या डुप्लीकेट पॉलिसी जैसी कोई चीज होती है? हाँ, बिल्कुल होती है। पॉलिसी डॉक्यूमेंट सिर्फ एक सबूत है, कॉन्ट्रैक्ट का बेस नहीं। उसके खो जाने से बीमा कंपनी की लायबिलिटी खत्म नहीं होती। अच्छा, तो कंपनी फिर भी जिम्मेदार है? हाँ, अगर डॉक्यूमेंट खो जाता है तो पॉलिसी धारक को बीमा कंपनी को पूरी जानकारी देनी होती है और ये साबित करना होता है कि डॉक्यूमेंट सचमुच खो गया है और उसका गलत इस्तेमाल नहीं हुआ है। आमतौर पर इसके लिए एक इंडेमनिटी बॉन्ड भरवाया जाता है। हो सकता है उसमें किसी जमानतदार मतलब श्योरिटी की भी जरूरत पड़े। इंडेमनिटी बॉन्ड? हाँ, अगर क्लेम का टाइम नज़दीक है या अमाउंट ज़्यादा है तो कंपनी अखबार में एडवर्टीजमेंट देने को भी कह सकती है। इन फॉर्मेलिटीज़ के बाद कंपनी एक डुप्लीकेट पॉलिसी जारी कर देती है, जिस पर लिखा होता है कि ये ओरिजिनल के बदले जारी की गई है। और क्या पॉलिसी लेने के बाद उसकी कुछ शर्तों में बदलाव मुमकिन है? मान लीजिए कोई अपना प्रीमियम भरने का तरीका, मोड बदलना चाहे या पता बदलवाना चाहे, इसे शायद ऑल्टरेशन कहते हैं। हाँ, पॉलिसी टर्म के दौरान कुछ तयशुदा बदलाव या ऑल्टरेशंस किए जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे किसी भी बदलाव के लिए पॉलिसी धारक और बीमा कंपनी दोनों की सहमति जरूरी है। दोनों की मर्जी से? हाँ, कुछ कॉमन बदलाव जो पॉसिबल हैं। प्रीमियम पेमेंट का मोड बदलना, जैसे सालाना से छमाही या मंथली करना। पॉलिसी में दर्ज नाम या पते की गलती ठीक करना। कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट राइडर्स जोड़ना या हटाना। बीमा राशि कम करना। बढ़ाना आमतौर पर संभव नहीं होता, उसके लिए नई पॉलिसी लेनी पड़ती है। अच्छा, कम कर सकते हैं। हाँ, पॉलिसी का टाइप बदलना अगर इससे रिस्क न बढ़ रहा हो, या अगर हेल्थ ठीक होने पर कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम लगा था तो उसे हटवाना। ये सभी बदलाव पॉलिसी डॉक्यूमेंट पर एक एंडोर्समेंट के जरिए किए जाते हैं। तो आज हमने पॉलिसी डॉक्यूमेंट से जुड़ी कई महत्वपूर्ण शर्तों और अधिकारों को समझा। अगर मुख्य बातों को समेटें तो क्या कहेंगे? बिल्कुल, संक्षेप में आज की चर्चा के जो की टेक अवेज हैं वो ये हैं। पहला, पॉलिसी धारक के अधिकार जैसे ग्रेस पीरियड एक सेफ्टी नेट की तरह काम करते हैं। छोटी मोटी चूक पर पॉलिसी को तुरंत खत्म होने से बचाते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। दूसरा, पॉलिसी लैप्स होने पर भी उसे रिवाइव करने का ऑप्शन होता है, जो अक्सर नई पॉलिसी लेने से सस्ता पड़ता है। तीसरा, फाइनेंशियल जरूरत पड़ने पर पॉलिसी सरेंडर करने या उस पर लोन लेने जैसे ऑप्शन फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। लोन के मामले में तो बीमा कवर भी बना रहता है। चौथा, नॉमिनेशन और असाइनमेंट, ये दो बहुत अलग लीगल प्रोसेस हैं। नॉमिनी सिर्फ पैसा रिसीव करता है, जबकि असाइनमेंट ओनरशिप ट्रांसफर करता है। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और आखिर में, पॉलिसी डॉक्यूमेंट खो जाने या उसमें कुछ बदलाव करवाने की जरूरत पड़ने पर भी तरीके मौजूद हैं जो पॉलिसी धारक के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। बिल्कुल। इन नियमों और विशेषाधिकारों की जानकारी पॉलिसी धारक को निश्चित रूप से ज्यादा कॉन्फिडेंस देती है और उन्हें अपने अधिकारों के बारे में अलर्ट बनाती है। उम्मीद है ये डिटेल में बातचीत हमारे श्रोताओं के लिए फायदेमंद साबित हुई होगी। जरूर। और जाते जाते एक सोचने लायक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ। हमने नॉमिनेशन और असाइनमेंट की बात की, जो पॉलिसी के पैसे के डिस्ट्रीब्यूशन के तरीके हैं, लेकिन कई लोग अपनी वसीयत यानी विल पर भी निर्भर करते हैं। तो सवाल यह है कि किन खास परिस्थितियों में पॉलिसी बेनिफिट्स के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सिर्फ वसीयत पर निर्भर रहना नॉमिनेशन या असाइनमेंट जैसे पॉलिसी स्पेसिफिक तरीकों की तुलना में अनचाही कानूनी या प्रोसीजरल देरी या मुश्किलें पैदा कर सकता है। ये सोचने वाली बात है। इस पर जरूर सोचिएगा। इस गहरी जानकारी के लिए धन्यवाद। द डीप डाइव में जल्द ही फिर मिलेंगे एक और ज्ञान बढ़ाने वाले विषय के साथ।